नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। क्या जा रहे हैं मोदी? क्या ये मोदी की चली चलाकी बेला है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा हूँ। आम पब्लिक के बीच आज ये सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है कि क्या मोदी का टाइम पूरा हो गया? क्या अब समय आ गया है मोदी के विकल्प को आगे आने का? ये सवाल उठा क्यों? ये सवाल लोगों के बीच तैरा क्यों? इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिर्फ हवाई नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। नरेंद्र मोदी के अगर पॉलिटिकल ग्राफ को आप देखेंगे तो हमेशा अप ही रहा है, अजेय रहे हैं मोदी। आज तक मोदी अपना कोई चुनाव नहीं हारे हैं। जब तक वो गुजरात में थे, गुजरात की पॉलिटिक्स किए, तब भी वो अजेय थे। मुख्यमंत्री बने तब से मुख्यमंत्री ही बने रहे, वो कभी हारे नहीं, कभी बाहर नहीं हुए। सीटें अप एंड डाउन होती रहीं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी के समर्थन से बने रहे, पूर्ण बहुमत की बदौलत बने रहे। कभी भी उनकी सीटें पूर्ण बहुमत से नीचे नहीं गईं, पूर्ण बहुमत के ऊपर ही रहीं। किसी और पार्टी के सहयोग की कभी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने दम पे, अपने बल पे उनका बहुमत बना रहा और वो मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 में वो केंद्र में आए, नेशनल राजनीति में आए, तब भी वो अजेय बने रहे। पहली बार में ही उन्होंने एक अरसे बाद किसी पार्टी को, यानी अपनी पार्टी को बहुमत दिलाया। 2014 में जब पहली बार बहुमत आया था तो लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, मीडिया आश्चर्यचकित रह गई थी, राजनीतिक पंडित आश्चर्यचकित रह गए थे कि ये क्या हो रहा है देश में। किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत दिला देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उसी के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज अजय योद्धा की बन गई, एक ऐसा योद्धा जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता। 2019 में वो उससे भी बड़ा बहुमत लेके आ गए। तो अब तो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अरे ये क्या, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कोई अपनी सीटें बढ़ा दे रहा है, बहुमत को और बड़ा कर दे रहा है। इतना बड़ा कर दिया कि एनडीए के अन्य पार्टियों के भी सहयोग की जरूरत नहीं रही। हालांकि 2014 में भी ये केवल अपने बल पे बहुमत ला दिए थे, लेकिन 2019 में तो इतना बड़ा बहुमत आ गया कि किसी के भी कल्पना के परे था। कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि 5 साल सरकार चलाने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद, इतने बड़े देश में कोई अपनी सीटें बढ़ा दे रहा है। ये सबके लिए आश्चर्य का विषय बन गया था। 2024 में भले भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन एनडीए जिसके साथ उसने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, वो एनडीए पूर्ण बहुमत लेके आई। किसी और की कोई जरूरत नहीं थी, एनडीए ही अपने बल पे बहुमत ला दी और फिर से एक बार मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। अब अगर आप 2014 से 2024 तक के आंकड़ों पे गौर करें तो एक चीज आपको कॉन्सिस्टेंट मिलेगी। बाकी चीज़ें अप एंड डाउन होती रही, कहीं सीटें घटी, कहीं सीटें बढ़ी, किसी राज्य में जीते, किसी राज्य में हारे। कुछ योजनाओं पे लोगों की नाराजगी हुई, कुछ योजनाओं पे लोग खुश हुए, कुछ लोग साथ हुए, कुछ लोग अलग हो गए, किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को हटाया गया। ये सारी चीज़ें चलती रही। एक चीज़ था जो कॉन्सिस्टेंट था, वो हिला नहीं, वो थी मोदी की लोकप्रियता। मोदी की लोकप्रियता कभी भी 38% से नीचे नहीं गई। 38 से 48 तक, एक बार तो 52 तक चला गया था, लेकिन 38 से 48 के बीच कॉन्सिस्टेंट थी उनकी लोकप्रियता। वो कभी भी 38 के नीचे नहीं गए। और ये अंतर जो बना रहा, यही अंतर, यही कारण था कि मोदी का प्रदर्शन, भाजपा का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव ठीक रहा, कभी भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब दूसरी बात, जो भी मोदी के समर्थक थे, जो भी मोदी को पसंद कर रहे थे, चट्टी चौराहों पे, बाज़ारों में, ट्रेनों में, रिक्शा में, ऑफिस में, मॉल में, कहीं भी आप उनसे चर्चा कर लीजिए, आप मोदी के साथ सिर्फ जिक्र छेड़िए, उनकी थोड़ी सी बुराई करिए, तो वो एक तरह से लड़ जाते थे। लड़ाई का मतलब मारपीट नहीं, वो तर्कों से ही आपको पराजित करने की कोशिश करते थे, मोदी के पक्ष में आंकड़े देते थे, तर्क देते थे। आप सिर्फ जिक्र छेड़ दीजिए, वो घंटों बात करते थे मोदी के बारे में। अब इधर कुछ समय से क्या हुआ है कि इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में मोदी की लोकप्रियता 24% है। कितनी? 24%। जी हाँ, कहाँ 38 के नीचे कभी गया ही नहीं, वो सीधे 24 पे आ गया है।
और दूसरी बात जो मैंने भी महसूस की, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो मैं ज़मीन पे देखता हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है, लोगों से बातचीत करता हूँ, जिस निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ, वो ही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी स्थिति क्या हो गई है, जो मोदी के सपोर्टर भी हैं, उनसे अगर आप मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो घंटों घंटों बात करते थे, जो लड़ जाते थे, जो एक से एक तर्क देते थे, वो कतरा रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सबसे ऐसे लोगों से ही बात किया जो एकदम मोदी से कट गए, जो मोदी से नहीं भी कटे हैं वो भी अब मोदी के पक्ष में दलीलें देने से कतरा रहे हैं, वो बच के निकल रहे हैं या बहुत संक्षिप्त में छोटा मोटा कुछ बोल के चुप हो जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं गाड़ी पटरी से उतर रही है या उतर चुकी है, डिरेल हो रही है या डिरेल हो चुकी है। अब इसके बीच एक संदेह और उठता है कि ये यूजीसी अमेंडमेंट बिल क्या इसी को लेके तो नहीं आया था कि जैसे एक स्ट्रेटजी होती है कि निगेटिव पब्लिसिटी, पॉजिटिव पब्लिसिटी, तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी पब्लिसिटी। ताकि फिल्मों में होता है कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल डाल दिया जाता है जिससे बड़ा हंगामा होता है, बाद में क्या करते हैं कि बहुत हंगामा हो गया, चर्चा हो गई तो उसको हटा दिया, फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म चल गई। अब जो कंट्रोवर्सी हुई है उसी की बदौलत बहुत दर्शक मिल जाते हैं फिल्मों को, फिल्में हिट सुपर हिट हो जाती हैं। पठान फिल्म इसका उदाहरण है। वो गेरुआ को लेकर इतना विवाद हो गया कि वो फिल्म क्लिक कर गई, कुछ नहीं था उस फिल्म में, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई सिर्फ गेरुआ वाले विवाद की वजह से। तो एक संदेह ये जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यूजीसी अमेंडमेंट बिल इसीलिए लाया गया था कि एक कंट्रोवर्सी पैदा हो। पता है कि इसके प्रोविजन ऐसे हैं कि ये कोर्ट में टिकेगा नहीं, तो ये कोर्ट से रद्द हो जाएगा, उसके बाद फिर हम माफ़ी मांग लेंगे या रद्द करा देंगे। तो अगर, हालांकि मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी थी तो बड़ी गंदी थी भाई साहब। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी दलित या पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो इसलिए नहीं जुड़े हुए थे कि ये दलित कार्ड खेलेंगे या पिछड़ा कार्ड खेलेंगे, वो राष्ट्रवाद के नाम पे दलित भी और पिछड़े भी जुड़े हुए थे, जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र देखना चाहते थे, इस वजह से दलित और पिछड़े भी जुड़े हुए थे। अगर दलित कार्ड या ओबीसी कार्ड ही खेलना होता तो ये वोटर वर्ग जो भाजपा से जुड़ा है वो इस दल के पास जाता। अब जैसे कि उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ कि राहुल गांधी बीच में क्या किए थे कि उनके सलाहकारों ने समझाया होगा तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने लगे, सॉफ्ट हिंदुत्व के भी रास्ते पे वो चलने लगे, जाने लगे, जनेऊधारी ब्राह्मण बता दिए, आई घनघोर टीका लगाने लगे, कई मंदिर जाने लगे, मंदिरों में पूजा अर्चना की फ़ोटो उनकी वायरल हो गई, हिंदुओं के लिए भी बड़ा अच्छा बोलने लगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, मुस्लिम वोट भी उनसे छिटक गया, स्थिति और उनकी गत्तर होती चली गई, फिर उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। तो उसका कारण क्या था? कारण ये समझिए कि सेम प्राइस में जब ओरिजिनल मिले, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए में आपको सोने का एक अंगूठी मिल रहा है, प्योर सोने का, शुद्ध सोने का 1 लाख रुपए में एक अंगूठी मिल रही है, 1 लाख रुपए में ही आपको रोल गोल्ड की अंगूठी मिले तो आप कौन सी अंगूठी लेना चाहेंगे? हर कोई सोने वाला ही लेगा, असली सोने वाला। रोल गोल्ड का क्यों लेगा भाई? जब उसी कीमत में ओरिजिनल सोना मिल रहा है तो वही कीमत चुका के हम रोल गोल्ड का क्यों खरीदेंगे? तो राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे थे कि अगर इधर चल जाता है तो मैं और इसको विस्तार दूंगा। तो भैया उस समय तो हिंदुत्व की ओरिजिनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी मौजूद थी, तो जिसको हिंदुत्व की तरफ जाना है तो वो भाजपा की तरफ जाएगा। वो क्यों जाएगा नकली राहुल गांधी के पास? क्यों जाएगा रोल गोल्ड के पास? वो सोने के साथ ही जाएगा। उसी तरह से ओबीसी कार्ड हुआ या दलित कार्ड हुआ तो इसके चैंपियन कई सारे हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टियां इसी पे बेस्ड हैं, यही उनका आधार है। तो ये वोटर, अगर इनको दलित कार्ड पे जाना है, वोटरों को ओबीसी कार्ड पे जाना है, तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाएंगे। वो क्या करने के लिए भाजपा के साथ जाएंगे? वो भाजपा के साथ गए थे राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये हो कि एक बूम मिले, एक कंट्रोवर्सी पैदा किया जाए तो इसका नुकसान ही है, क्योंकि अब क्या होगा कि अब सवर्णों का मन तो एकदम पूरी तरह टूट गया है। अब आप कुछ भी कर लें, चलिए आप इसको वापस ही ले लें, अगर इसको वापस भी लेते हैं तो वही कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूट गया तो वो जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ा भी तो गांठ पड़ जाएगी, और ये गांठ
पड़ गई है। अब सवर्ण अगर आप इसको वापस लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तब भी अगर सवर्ण जोड़ते हैं तो वो गांठ पड़ गई है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर वो दूसरा पक्ष, ओबीसी पक्ष, SC ST पक्ष, वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा, आपसे पूरी तरह नाराज हो जाएगा। तो आपके इधर कुआं है, उधर खाई है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आपकी रही होगी कि हम इससे कुछ बूस्ट मिलेगा, कुछ बूम मिलेगा, तो वो स्ट्रेटजी एकदम पूरी तरह से गलत साबित हुई। ये मैं नहीं कह रहा कि गलत साबित हुई, सारे आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस हो गई। अगर उनकी स्ट्रेटजी ये भी रही हो कि चलो सवर्ण जाए तो जाए, ओबीसी आ जाएगा हमारे पास सवर्ण की जगह पे, SC ST आ जाएगा, तो अरे भैया क्यों आ जाएगा? मैंने पहले ही बताया कि जब उसी कीमत पे सोना मिल रहा है तो वो रोल गोल्ड पे क्यों जाएंगे? जब सारी क्षेत्रीय पार्टियां इसी बेस्ड पे हैं, वही राजनीति ही करती हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स ही करती हैं, तो फिर उनको छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? आपके पास तो वो आया था राष्ट्रवाद के लिए, आपके पास तो आया था वो हिंदुत्व के लिए, आपके पास तो आया था कि वो भारत बड़ा मजबूत हो रहा है, आपके पास तो इसलिए आया था कि आप पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, आपके पास तो इसलिए आया था कि आप चाइना से भी डट के खड़े हैं, आपके पास तो वो इसलिए आया था कि दुनिया का कोई भी देश अब भारत में इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है, आपके पास वो इसलिए आया था कि दुनिया के जो बड़े प्रभावशाली देश हैं, जो दूसरे देशों की राजनीति में घुस के वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं, वो अब नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दलित वर्ग का भी वोटर है या ओबीसी का वोटर है, जो भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, वो इसीलिए जुड़ा हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उसको कास्ट पॉलिटिक्स में ही जाना है तो वो अपने रियल पार्टियों के साथ जाएगा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये दोनों चीजें बता रही हैं कि ये इनके गले का फांस हो गया। और मैं फिर बता रहा हूं कि ऑल टाइम ये पहली बार मोदी का ग्राफ इतना नीचे गया है। अभी तक के उनके करियर में कभी भी इतना नीचे ग्राफ नहीं गया हुआ था। और लोग खुश हों, नाराज हों, अच्छा कहें, बुरा कहें, लेकिन लोगों में उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी मोदी को लेके। वो चर्चा कर रहे थे, वो डिबेट कर रहे थे। अब इस एक्ट के आने के बाद ये मान लीजिए कि चलिए सवर्ण नाराज है, किनारे कर दीजिए सवर्ण को, तो वो उत्साह दलितों में या ओबीसी में तो दिखना चाहिए ना। वो उत्साह न दलित में दिख रहा है, न ओबीसी में दिख रहा है, न वही दलित युवक आपके लिए बात कर रहा है, न ओबीसी का युवक बात कर रहा है। वो तो एकदम बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं, वो भी अनमने से हैं। तो आप न इधर के रहे न उधर के रहे। अच्छा, संघ भी पिछले कुछ समय से इंडिकेशन दे रहा है। याद करिए आप मोहन भागवत का वो बयान, उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष के बाद जो भी सार्वजनिक जीवन में है तो उसको अपना पद त्याग देना चाहिए। तो बड़ा हो हल्ला मचा था इस विषय पे ही कि ये नरेंद्र मोदी पे निशाना लगाया गया है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता बयान देते रहे कि नहीं, ये मोदी को लेकर नहीं कहा गया था। बाद में मोहन भागवत ने भी इसको क्लेरिफाई किया था कि नहीं, मैंने स्पेसिफिक मोदी के लिए नहीं बोला था, मैंने एक जनरल बात कही थी। लेकिन उसके पहले से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, जैसे JP नड्डा ने चुनाव के पहले कहा था कि मुझे अब भाजपा को अब संघ की ज़रूरत नहीं है, भाजपा खुद इतनी बड़ी हो गई है कि संघ की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं न कहीं संघ के तरफ से भी विकल्प की तरफ देखा जा रहा है, और ये अंदेशा मोदी और अमित शाह को भी है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मैं ओबीसी अमेंडमेंट बिल ये मैं यूजीसी अमेंडमेंट बिल आने के पहले की बात कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद ऐसा लगने लगा है, और ये सिर्फ मुझे नहीं लगने लगा है, समाज को भी ये लगने लगा है कि लग रहा है कि मोदी जी की चली चलाकी बेला आ गई है। अब इसमें लाख टके का सवाल ये है कि क्या मोदी जी की विदाई सम्मानजनक होगी? अभी तक उन्होंने, ऐसा नहीं है कि खराब काम, उन्होंने बहुत अच्छा किया है देश के लिए, समाज के लिए, भारत को उन्होंने ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। ये पिछले 10, 12 साल, 13 साल के शासनकाल को हम देखें तो भारत कहां से कहां पहुंच गया है। हम लोगों ने ही अपने समय में देखा है, सिलेंडर के लिए रात में हम लोग जाके लाइन लगाते थे, सुबह होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती थी कि सिलेंडर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। पूरी रात लाइन लगाने के बाद सुबह पता चलता था कि हम लोग का नंबर आने के पहले ही सिलेंडर खत्म हो गया। निराश मन से, बोझिल मन से वो लाद के ले आते थे सिलेंडर, खाली सिलेंडर, फिर लग जाते थे अगले दिन लाइन में। सड़कों का क्या हाल था ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, बिजली की क्या स्थिति थी ये किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। धारा 370 हटा दिया गया, हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि 370 भी हट सकता है। राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन गया, हमने में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतना भव्य राम मंदिर हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। एक से एक कॉरिडोर बन गए, महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज की कायाकल्प हो गई, हर क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए तो वो आपको बदलाव दिखेगा और बहुत अच्छा बदलाव दिखेगा। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। आप आज एक अंडे के ठेले पे, पान के गुमती पे चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। कभी किसी ने सोचा था कि भारत जैसे देश में ऐसा हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने सदन में खड़े होकर कहा था, संभवतः जयराम रमेश ने कहा था, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, लेकिन संभवतः जयराम रमेश ने ही कहा था कि भारत जैसे देश में यह संभव है कि यूपीआई चल पाएगा। जहां लोग सही से मोबाइल नहीं चला पाते हैं वहां डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो सारी बातें निर्मूल सिद्ध हुई। आज सबसे ज़्यादा यूपीआई यूजर भारत में है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले भारत में है। सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है पूरी दुनिया में। तो मोदी जी ने वो बदलाव करके दिखाए जिन बदलावों की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि इस तरह के बदलाव होंगे। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से जितनी तेजी से उनका ग्राफ गिरा है, उसके बाद ये लगने लगा है कि अब मोदी जी का चार्म खत्म हो चुका है। अब मोदी जी के लिए जो आकर्षण था वो आकर्षण समाप्त हो चुका है। एक तरह से कहा जाए तो अब लोग ऊब गए हैं। इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। अभी तक जो था वो प्रो इनकम्बेंसी था, मोदी को लेके प्रो इनकम्बेंसी थी, कोई ऊबा नहीं था। थोड़ा बहुत नाराज हो सकता है, किसी नीतियों पर आलोचना कर सकता है, लेकिन लोग ऊबे नहीं थे, लोग लड़ रहे थे उनके लिए। लेकिन अब जो दिख रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, यहाँ आप कमजोर होने के बाद सरवाइव नहीं कर सकते। ये क्षेत्रीय पार्टियां तो है नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों में क्या है कि एक परिवार का आधिपत्य है, वो अच्छा करें वो बुरा करें, उनको पूरा समय मिलता है। वो जब तक चाहें तब तक रहेंगे, पार्टी हारती रहे पार्टी जीतती रहे। आप कई सारी पार्टियों को देख सकते हैं, राजद को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को देख लीजिए कि क्या हालत हो गई है। लेकिन आज भी राहुल गांधी सर्वेसर्वा हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का सिस्टम नहीं है भैया। यहाँ जैसे ही आप कमजोर हुए, जैसे ही कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि अब आप नेतृत्व करने के लायक नहीं रहे, तुरंत आपको अलविदा कह दिया जाएगा। आडवाणी जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। कितने बड़े नेता थे आडवाणी जी। अटल आडवाणी के नाम से ही भाजपा का अस्तित्व बना। वो जब कमजोर बने, उनके लिए लोगों का इंट्रैक्शन कम हुआ, उनको तुरंत गुड बाय कर दिया गया, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। तो लग रहा है कि ये समय आ गया है कि अब मोदी के विकल्प को लाया जाए जनता के सामने, क्योंकि मोदी का आकर्षण बिल्कुल गिरता चला जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अगर इधर 6 महीने साल भर के अंदर अगर कुछ क्रांतिकारी बदलाव नहीं किए मोदी ने, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे उनका ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ जाए, तो ये मान के चलिए कि मोदी की विदाई तय है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। और बने रहिए हमारे साथ सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए। धन्यवाद।